बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपली, इजारादारी के तहत कीमत और पैदावार का तयन। अब सवाल पहला ये है कि व्हाट इज़ मोनोपली, इजारादारी होती क्या है। देखें, मंडी की एक ऐसी हालत जिसमें शय को पैदा करने वाली सिर्फ एक फर्म होती है और इसका कोई करीबी नेमुल बदल मौजूद नहीं होता है। डेविड ग्लेंडर कहते हैं, मोनोपली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ फर्म मेक्स अप द इंटायर मार्केट। इजारादारी मंडी की वो साख्त है जिसमें एक ही फर्म तमाम मंडी की तश्कील करती है। देखिए, इंग्लिश में हम इसे मोनोपली लिखते हैं इजारादारी। असल में ये लफ्ज़ आया यूनान से है, यूनानी लफ्ज़ से है। मोनोपली इज़ अ ग्रीक वर्ड। इसे यूनानी लफ्ज़ में से कहते हैं मोनोस पॉलिन। मोनोस का मतलब है वन और पॉलिन का मतलब है सेलर, यानी वाहद फ़रोख्तकार। मोनोपली में जो वाहद फ़रोख्तकार होता है उसको हम ये भी कहते हैं इट इज़ कॉल्ड मोनोपलिस, के वो इजारादार है, या इसे हम कहा कहते हैं सिंगल ग्रुप ऑफ सेलर, सिंगल ग्रुप ऑफ सेलर्स। अच्छा, इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं मोनोपली। इसका भी यही मतलब लिया जाता है। लिटरली मोनोपली मीन्स वन सेलर, वाहद फ़रोख्तकार। मोनो मीन्स वन एंड पोली मीन्स सेलर, वाहद फ़रोख्तकार। दस मोनोपली मीन्स वन सेलर एंड वन प्रोड्यूसर। एक ही फ़रोख्तकार होता है शेयर को पैदा करने वाला, एक ही जो है वो सप्लायर होता है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग मोनोपली इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच, कौन सी सिचुएशन की वजह से ये मोनोपली पैदा होती है कि अ सिंगल फर्म इज़ हैविंग फुल कंट्रोल over the production and supply of a commodity and services, thus there is no difference between firm and industry। देखें, वाहद फर्म को मुकम्मल तौर पे शय की पैदावार पे और रसद पे जब कंट्रोल होता है तो उस सूरत में फर्म में और इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं होता। अंडर मोनोपली, ओनली अंडर मोनोपली। नंबर टू, देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इन द होल मार्केट। पूरी मार्केट में वो जो शय पैदा कर रहा है उसके मुकाबले में कोई दूसरी शय पैदा करने वाला नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आपका वापडा। वापडा आपको बिजली दे रहा है, उसके मुकाबले में कोई ऐसी फर्म नहीं है जो आपको बिजली दे। ठीक है, तो वो जैसे चाहता है प्राइजेस को रख देता है और आप जो हैं इस्तेसाल का शिकार होते हैं। परचेजिंग पावर आपकी मुतासर होती है, वो अपनी मनमानी कीमत वसूल करता है। इसके में आपका जो है वो रेलवे स्टेशन भी आ जाता है, आपका सुई गैस का महकमा भी आता है। कोई दूसरा दारा नहीं है जो आपको सुई गैस फराहम कर सके। ख़ास मेडिसिन जो ख़ास बीमारियों के लिए होती है सिर्फ एक ही फर्म बना रही होती है, वो भी मोनोपली में आ जाती है। ठीक है जी। नंबर थ्री है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेरे तमाम लेक्चर मौजूद हैं, वहाँ ये क्रॉस इलास्टिसिटी भी है। आप उसने इसको थॉरली सुनना हो तो उन लेक्चर्स को सुनिए। सिंपली मैं बता देती हूँ कि क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी होती क्या है। देखें, द रेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded of commodity A to change price of commodity B is regarded as cross elasticity of demand। के तलब की मुतकातिया लचक की सूरत में किसी एक शय की तलब में तब्दीली किसी दूसरी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से हो तो इसे हम तलब की मुतकातिया लचक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी जो है ये पॉजिटिव होती है, क्योंकि मुतबादल शय जैसे आपके कोला और पेप्सी हैं, टी एंड कॉफ़ी हैं, इसमें ये आपकी मुतकातिया लचक पॉजिटिव होगी। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जिन्हें आप जॉइंट गुड्स कहते हैं, तो इकट्ठी शया तलब की जाती हैं, इसमें आपका बैट और बॉल आ गया, आपका पेन और इंक आ गया, तो उसमें इसकी जो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होती है। लेकिन ये ज़ीरो कब हो जाती है, जो यहाँ मोनोपली में बात की है। ज़ीरो ये उस वक़्त होती है कि किसी एक शय की कीमत बदलने के बावजूद अगर दूसरी शय की मिकदार तलब में कोई तब्दीली ना आए तो उस सूरत में क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो हो जाती है। कि प्राइस चेंज हो एक शय की लेकिन दूसरी शय की डिमांड में कोई तब्दीली नहीं, तो डेफिनेटली क्रॉस इलास्टिसिटी सूरत में इन मोनोपली ज़ीरो होगी।
A monopolist firm has no competition with any other firm. Moreover, new entry in the business is not possible. देखें, जब एक इजारादार को सनत की भी हैसियत हासिल है, फर्म की भी हैसियत हासिल है, उसके मुकाबले में कोई दूसरी फर्म है ही नहीं, तो कोई नई फर्म उसमें शामिल होगी ही नहीं, वो वाहद ही सब कुछ करने वाला है। नंबर 5 है जी, बिकॉज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ वन फर्म ओनली, दस द मोनोपोलिस्ट कैन अफेक्ट द प्राइस ऑफ हिज ओन पॉलिसी वाइल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द आउटपुट एंड मार्केट सप्लाई। इसमें वो ये कह रहा है कि जो पॉलिसीज़ इजारादार बनाता है वो मुकम्मल तौर पे असरअंदाज होती हैं मोनोपली में, मार्केट पे भी। देखें वो उसमें कैसे कह रहा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो। देखें अब मोनोपलिस्ट ने पॉलिसी बनाई है कि उसने प्रोडक्शन की है ज़्यादा पैमाने पे, तो वो इसको अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करना चाहता है, तो उस सूरत में क्या पॉलिसी रखेगा? उस सूरत में मोनोपलिस्ट जो है वो प्राइस को कम कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। लेकिन अगर उसने ज़्यादा मुनाफा कमाना हो, प्रॉफिट हासिल और कम वक्त में ज़्यादा, तो उस सूरत में वो प्रोडक्शन कम कर देगा और प्राइस को बढ़ा देगा। ठीक है, अब इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो आपकी ले सकते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, एक कंपनी वो ही बना रही है ख़ास बीमारियों के लिए, वो शॉर्टेज हो गई है मार्केट में। शॉर्टेज हो के उसमें क्या आ रहा है, प्रोडक्शन उसने मेडिसिन की कम कर दी, प्राइजेस बढ़ा दी। अब जिसको ज़रूरत है वो हर सूरत वो दवाई को ख़रीदेगा और उसको क्या ज़्यादादार को हासिल होगा, कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा। तो उसकी जो पॉलिसियाँ हैं वो असरअंदाज होती हैं मार्केट पे। लास्ट है जी, व्हेन द प्राइस इज़ लोअर डाउन आइदर टू इंक्रीज प्रोडक्शन या फॉर द नेगेटिव for the purpose of enhancing sales, average revenue and marginal revenue curves start falling. Thus, these curves are negative sloped. It must be remembered, but for a monopoly firm, marginal revenue is always less than average revenue at all levels of output. Due to this reason, marginal revenue curves always remains below the average revenue curve. देखें यहाँ पे वो मोनोपली के कर्व्स के ऊपर बात कर रहा है। जब प्राइस को कम करता है तो उस सूरत में उसका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के खतूत जो हैं वो नीचे को गिरते हैं। एक्चुअली हम मोनोपली में जो खतूत इस्तेमाल करेंगे ना वो नेगेटिव स्लोप के ही खत होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे OX पे हम आउटपुट को हमेशा लेंगे और OI पे हम लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। अब वो कह रहा है जब प्राइस कम की जाती है तो उस सूरत में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में कमी आती है। ये है आपका एवरेज रेवेन्यू का ख़त। एवरेज रेवेन्यू इस ख़त की शेप को ऊपर आप गौर करेंगे, डिमांड के ख़त से मिलता है। फर्म बिहेवियर में एवरेज रेवेन्यू का ख़त चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपली हो, ये किसको शो करता है? एक फर्म के डिमांड को भी शो करता है और प्राइस को भी। ठीक है जी, अब ये एक फर्म का लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप का ख़त है एवरेज रेवेन्यू का। मोनोपली में ये फर्म की डिमांड को भी शो करेगा और ये प्राइस को भी शो करेगा, याद रखिएगा। अब एवरेज रेवेन्यू जब गिरते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू में भी कमी वाक़या होती है और मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त हमेशा एवरेज रेवेन्यू के ख़त से नीचे वाक़या होता है। ये इतनी तेज़ी से गिरता है कि OX ख़त से भी नीचे ये ख़त चला जाता है नेगेटिव में। ठीक है जी, अच्छा, अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज़ नोन एज प्राइस टेकर। ये प्राइस टेकर क्यों होती है? मुकम्मल मुकाबला में फ़र्म को प्राइस टेकर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कीमत डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय पाती है। जिसकी जो कीमत तय पा जाती है उसी कीमत पे आपके जो दुकानदार हैं वो शय को फ़रोख्त करते हैं और आप शय को ख़रीदते हैं कस्टमर्स। लेकिन बट इन मोनोपली फर्म इज़ नोन एज प्राइस सेटर या प्राइस गिवर या प्राइस मेकर। इनमें से कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये मोनोपली की फर्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मोनोपली में फर्म खुद कीमत का तयन करती है या कीमत देती है और या कीमत को बनाती है। ठीक है जी, ये था आपका मोनोपली का इंट्रोडक्शन। अगर आप आज के लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।